नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 2024 का फाइनल, जी हाँ 2024 का फाइनल अब बहुत करीब आ चुका है। आप कह सकते हैं गिनती के 10-12 दिन बचे हैं। 1 जून को लास्ट वोटिंग है और उसके 3 दिन बाद 4 जून को नतीजे आने हैं और उसी दिन पता लगेगा इस देश को कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं या फिर कुर्सी किसी और को जा रही है। फिलहाल जो फोकस है इस वक्त, वो फोकस है 20 मई को 5वां चरण का चुनाव है, उसके बाद 6ठा चरण है 25 मई को, 7वां चरण अंतिम 1 जून को है। ये 20 मई का जो चरण है, जो फेज़ है, बहुत क्रूशल है। 49 सीट्स हैं। बिहार की 5 सीटें जहाँ लॉक हो जाएंगी 20 मई को, झारखंड की 3 सीट, महाराष्ट्र में 13, महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त हो रहा है, उड़ीसा की 5 और यूपी की 3 सीटें और ममता बनर्जी के बंगाल की 7 सीटें। अब ये जो 20 मई का जो चुनाव है, मतदान है, उसमें 49 जो सीट्स हैं, पिछली बार ये जो 49 सीट्स थी 49, इसमें से 32 सीटें 32 सीट्स मोदी जी अकेले ले गए और उन्होंने बम्पर सीटें जीती उत्तर प्रदेश और बिहार में। आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में अब जो खेल है, पूरा खेल आप कह सकते हैं चुनाव का, फाइनल का, वो यूपी में कंसंट्रेट होता जा रहा है। यूपी में ही आप कह सकते हैं राहुल गांधी लड़ रहे हैं, यूपी में ही मोदी जी लड़ रहे हैं, यूपी में मोदी जी की खासम खास स्मृति ईरानी का भी चुनाव है 20 मई को। यानी सारा खेल अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है इस देश का। और शायद इसीलिए जो बादशाह हैं, जो मोदी जी हैं, उन्होंने अपने 2 चाणक्य, जी हाँ आश्चर्य मत करिएगा, 2 चाणक्य मोदी जी के पास। एक चाणक्य जिसे हम देखते हैं दिल्ली में, अमित शाह, चाणक्य नंबर 1, और एक दूसरे चाणक्य हैं गुजरात के, CR पाटिल, जो मोदी जी के गुजरात का सारा चुनाव संभालते हैं, CR पाटिल। इनका नाम मैं इसलिए रहा हूँ CR पाटिल का, क्योंकि मोदी जी ने CR पाटिल को भी बुला लिया है और उत्तर प्रदेश की जो 2 क्रूशल सीटें हैं, राहुल गांधी की रायबरेली और मोदी जी की वाराणसी, सारा का सारा आप कह सकते हैं जिम्मा CR पाटिल को टीम को दे दिया है। तो 2-2 चाणक्य इस वक्त झोंक दिए हैं मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में। आप समझ सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट इज यूपी। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सपर्ट के ज़रिए बताने जा रहा हूं कि देश में तकरीबन 80%, 80% सीट्स पर चुनाव 20 मई की शाम तक लॉक हो जाएगा, टोटली पैक हो जाएगा। आप कह सकते हैं 15-20% की सीटें बची हैं जो 25 और 1 जून को निपट जाएंगी। मोदी कहाँ खड़े हैं, राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं, उद्धव ठाकरे कहाँ खड़े हैं, नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज़, यूपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यूपी को लेकर थोड़ा सा दिल की धड़कनें मोदी और शाह की क्यों बढ़ी हुई हैं और योगी थोड़ा सा साइडलाइन क्यों हो गए, और सारा का सारा जिम्मा मोदी जी ने अपने 2 गुजराती चाणक्य को दे दिया, अमित शाह और CR पाटिल को क्यों दिया? दरअसल 2014 में और 2019 में मोदी जी ने यहाँ पर जो सोशल इंजीनियरिंग करी, यानी उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है, OBC, लोअर OBC, अति पिछड़ा, फिर दलित, और दलित में भी कई उसमें खेमे हैं। ये जो अति पिछड़ा, दलित और पिछड़ा, ये जो वोटर है, बहुत बड़ा चंक है, 60% से भी ऊपर। ये जो चंक, उसमें जो सेंध मारी करी मोदी जी ने, वहीं से ताज जीता। अगर आप ये ग्राफिक्स देखें, और ये ग्राफिक्स दुनिया की जानी मानी एजेंसी रॉयटर्स की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो यूपी का ग्राफिक्स है। और हाँ, एक चीज़ शुरू में कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए जो आप फिगर्स देख रहे हैं, कितना प्रतिशत कौन जाती है, ये एक अंदाज़ा है। और दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, आप चाहे यूपी के हों चाहे यूपी के बाहर के हों, लेकिन इस ग्राफिक्स को, ये जो आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करिए। आसानी से समझाऊंगा क्योंकि यहीं पर मोदी शाह का सारा खेल छुपा है। मोदी जी ने 2 बार सर पर ताज कैसे पहन लिया, एक गुजरात का प्लेयर उत्तर प्रदेश में आके किस तरह से गेम खेलता है और देश जीत लेता है यूपी, बिहार, झारखंड में, ये आपको समझ में आएगा अगर आप ये ग्राफिक समझें। 2014 और 2019 का मैं आपको बता रहा हूँ। 2014-2019 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अपर कास्ट जो है, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, 19% है, 19%। वो यूपी में ब्राह्मण ठीक ठाक हैं।
19% हैं जो सीधे सीधे मोदी जी की झोली में गए। नॉन यादव, अगर आप यादव हटा दें तो बाकी जो ओबीसी है 12% है, इसमें एक बड़ी सेंध लगाई। उसके बाद अति पिछड़ा जो मायावती का वोट हुआ करता था काशीराम का 20%, इसमें भी बीजेपी ने सेंध लगाई। और शेड्यूल कास्ट हैं उसमें दलित में आप कह सकते हैं कि आधा वोट कम से कम अगर 2014 में नहीं तो 19 में ज़रूर उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 60-61% ये वोट बनता है, आप कह सकते हैं हिंदू मेजॉरिटी। और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मोदी जी ले गए और उन्होंने चुनाव को पलट दिया। 2014 में 71 + 2 73 सीट मिली 80 में से, और 2019 में मोदी जी को 62 + 2 64 सीटें मिली। जी हाँ, होलसेल में सीट इसी वजह से ले गए। लेकिन ये जो स्थिति है 2014 और 19 की, ये अब नहीं है। अब जो जातीय ढांचा है टूट रहा है, उसमें दरारें पड़ रही हैं। और खासकर मोदी जी के रथ से अति पिछड़ा उतर के, बहुत सा दलित उतर के साइकिल पर बैठ रहा है अखिलेश यादव की। जी हाँ, और उसमें कुछ कुर्मी वोट भी है, ओबीसी वोट भी है। अब दोस्तों ये जो बड़ा चंक आप देख रहे हैं अपने ग्राफिक्स पे, नॉन यादव ओबीसी तकरीबन 12% है, यादव 9% है। मैंने पहले भी कहा कि एक्यूरेट डेटा नहीं, लेकिन एक्यूरेसी के थोड़ा सा करीब है। लोअर ओबीसी 20% है, जिसमें आप कह सकते हैं कोरी है, निषाद है, और भी बहुत से वोट हैं इसमें। और उसके बाद मायावती का वोट है 21%। 21% में मायावती का वोट बहुत तेज़ी से स्प्लिट हो रहा है और साइकिल पे जा रहा है, और बीजेपी से भी वो साइकिल की तरफ जा रहा है, जिसमें नॉन जाटव है। पासी वोट तक जो है, जो बीजेपी का वोट हुआ करता था, उसमें भी सेंध लग रही है। और मुस्लिम जो 19% है वो पूरा का पूरा बिल्कुल नहीं बट रहा सपा बसपा में, सीधा का सीधा आप कह सकते हैं अखिलेश यादव की साइकिल पे या इंडिया अलायंस के पास आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ओबीसी वोट है उसमें यादव के साथ थोड़ा सा कुर्मी जुड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो दलित है उसमें एक अजीब तरह की टेंडेंसी देखने को मिल रही है पिछले 1-1.5 महीने में, खासकर संविधान को लेकर। जब से भाजपा के कुछ विधायकों ने ये बात कैमरे पर कही है कि मोदी जी 400 सीट इसलिए ला रहे हैं क्योंकि संविधान बदलना है। संविधान बदलने का मतलब है दलितों को लग रहा है, अति पिछड़ों को लग रहा है कि कहीं मोदी जी रिजर्वेशन आरक्षण न खत्म कर दें। और इसके लिए आप कह सकते हैं इसी वजह से एक भगदड़ सी मची, पलायन हो रहा है। और ये बहुत तेज़ी से पलायन है, जिसको रोकने की कोशिश मोदी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो सोशल इंजीनियरिंग अमित शाह मोदी ने 2014 में की थी, उसमें बहुत परिवर्तन हो रहा है, उसमें बहुत बड़ी सेंध लग रही है, और यहीं से चुनाव पलट रहा है। अब दोस्तों महाराष्ट्र कल पैक हो जाएगा, और जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया है उद्धव ठाकरे पे कि महाराष्ट्र में मोदी नहीं उद्धव ठाकरे की लहर चल रही है। अगर आप कह सकते हैं कि सबसे कमज़ोर ज़मीन पर अगर गुजरात लॉबी कहीं खड़ी है तो महाराष्ट्र की ज़मीन है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में क्या ये जो चाणक्य नंबर 1 और चाणक्य नंबर 2 ये क्या गुल खिलाने जा रहे हैं? और क्या गुल खिलेगा भी कि नहीं खुलेगा, या गुल के नीचे कांटे बहुत हैं जो चुभ रहे हैं मोदी जी को? इस पर आज फोकस करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे, बिहार की भी मैं आज बातचीत करूंगा कि नीतीश के दिमाग में क्या चल रहा है, अभिषेक होंगे, और हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी स्टेट्स में क्या होने जा रहा है। और 80% जब सीटें लॉक होंगी तो मोदी जी किस ज़मीन पर खड़े होंगे, और वो ज़मीन क्या उनको दिल्ली तक ले जाएगी, ताज तक ले जाएगी, कुर्सी तक ले जाएगी? क्या मोदी जी 20 मई के बाद एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे, एक ऐसे मंच पर खड़े होंगे जहां से कुर्सी करीब होगी या दूर होगी? ज़्यादा समय नहीं लूँगा, प्रोफेसर रविकांत और अभिषेक कुमार के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, इस वक्त उत्तर प्रदेश में 2-2 चाणक्य, मोदी जी के 2-2 चाणक्य, एक तो अमित शाह ही सीनियर चाणक्य और जूनियर चाणक्य CR पाटिल, वो CR पाटिल जिन्होंने वोटिंग से पहले सूरत की सीट मोदी जी को गिफ्ट कर दी थी। सारे के सारे प्रत्याशियों ने नामांकन ही वापस कर दिया था और बहुतों का खारिज कर दिया गया था। तो ऐसे ऐसे महारथियों को उत्तर प्रदेश बुलाया गया है, और CR पाटिल को मेरी जो जानकारी है बनारस और उनको रायबरेली का चार्ज दिया गया है। पूरा लाव लश्कर टेक्निकल टीम के साथ आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या मोदी भीतर ही भीतर समझ रहे हैं, हवा का रुख भांप रहे हैं, उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश उनकी मुट्ठी से निकल रहा है,
क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को वो आखिरी मोमेंट पर मैनेज कर लेंगे? क्या सीआर पाटिल और अमित शाह मोदी को उत्तर प्रदेश से थोक के भाव सीटें दे देंगे? क्या होने जा रहा है डॉक्टर साहब? आप तो सीट टू सीट चुनाव को देख रहे हैं, कैंडिडेट टू कैंडिडेट देख रहे हैं, बुंदेलखंड से लेके और आप गोरखपुर तक पूरा उत्तर प्रदेश नाप रहे हैं। डॉक्टर साहब होने क्या जा रहा है? देखिए दीपक जी, जो इस हवा की आप बात कर रहे हैं वो अब आंधी में तब्दील हो चुकी है और इसका आज एक बड़ा प्रमाण मिला इलाहाबाद और फूलपुर में, जहां पे हजारों लोग थे। मतलब रैली नहीं थी, वो रैला था। और जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी के प्रति दीवानगी दिखाई दे रही थी, माने गर्द उड़ रही थी। इस तरह का जो जन समर्थन मिल रहा है इंडिया अलायंस को, वो इस बात को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास जमीन बची नहीं है। अब आखिरी क्षण में चाणक्य नंबर 1, चाणक्य नंबर 2 वो आकर के क्या करेंगे? बनारस में आप ये कहें कि कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है बात, लेकिन इसके अलावा हम लखनऊ को भी छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पानी ना पी रहे हो इस समय। 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान है दीपक जी, और फूलपुर इलाहाबाद में लोग गर्द उड़ा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी बीजेपी के गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में कहां से आप सीटें लेकर के आएंगे? कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई पड़ रही इस समय। नहीं, आपको डॉक्टर साहब गुंजाइश नहीं दिख रही। मैं आप पे कतई आपकी आंखों पर, पारखी आंखों पर मैं संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब को कुछ बड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से खबरें आ रही हैं और खासकर अमित शाह बार बार दोहरा रहे हैं कि हम 70 सीट लाएंगे, 70 सीट लाएंगे, हम 2014 की तरह एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। ये जो 70 सीट उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, 70 70 70, ये जो एक मंत्र आजकल अमित शाह पढ़ रहे हैं, क्या ये एक तरह का नारा है? क्या ये एक तरह का छलावा है, या इसमें कुछ हकीकत है, या कोई खेल है, या कोई मशीन ऐसी मिल गई है अमित शाह को? ये जो 70 की बात हो रही है और बाकी जो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं वो भी यही चीज कह रहे हैं कि साहब चाहे कुछ हो जाए, जीतेंगे तो मोदी ही, 300 पार है हमारा स्कोर। दीपक जी, यूपी में मैक्सिमम 30 सीटें ऐसी हैं जो हम लोगों ने देखी हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन इसके अलावा 50 सीटों पर हालत खराब है, जूझ रही है बीजेपी। और उसमें से आधी सीटें ऐसी है जहां पे प्रत्याशियों ने ही एक तरह से छोड़ दिया है और उनको समझ में आ गया कि नतीजा क्या होने जा रहा है। ऐसे में ये कहना कि 70 सीटें बीजेपी जीत रही है, तो जो आपने एक और शब्द जोड़ा कि ये छलावा छोड़ देते हैं, हम धोखा छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये 10 साल के बाद का चुनाव है। 2014 में वो हुआ, फिर 2019 में पुलवामा में वो चुनाव उड़ गया, लोगों को नहीं समझ में, लोग नोटबंदी भी भूल गए, लोग उस समय वो आपका जीएसटी वो भी भूल गए, क्योंकि उस समय एक राष्ट्रवाद का माहौल था और विपक्ष ने चुनाव छोड़ दिया था। लेकिन ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। ये जो गर्दा उड़ रहा है ना, वो जनता के पैरों से उड़ रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को निकलना पड़ रहा है अपने समर्थकों से बच करके। ये हालात हो गए हैं, तो वहां पर आप केवल एक ही खेल कर सकते हैं कि कुछ बड़ा, भाई जो हम लोग जमीन पे देख रहे हैं, जो हम लोग जमीन पे देख रहे हैं, वो गर्दा भी देख रहे हैं, लोगों की धड़कन देख रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जहां बदलाव की बयार बह रही हो, वहां आप 60-70 की बात करें तो मुझे लगता है कि या तो सेटिंग है, सेटिंग है, न तो कोई इंजीनियर आदमी हूं कि मैं बताऊं कि साहब क्या है, खेला क्या है। और अगर सेटिंग नहीं है तब फिर संभावना ही नहीं। तो ये फिर सवाल सीबीआई से पूछा जाना चाहिए कि हो क्या रहा है साहब, ये किसी इंजीनियर को बुला करके पूछा जाना चाहिए। नहीं समझ के डॉक्टर साहब, आप मशीनों की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आपको जो आंखों से दिख रहा है, जो माहौल दिख रहा है, जनता की जो नब्ज आप
टटोल रहे हैं, या लोगों का जो आप कह रहे हैं गर्दा मैं उड़ते हुए देख रहा हूं 45 डिग्री टेम्परेचर में, यानी माहौल, आप माहौल के आधार पर चीजें बता रहे हैं कि इतनी सीटें फंसी हैं, इतने पे बीजेपी पीछे चल रही है, इतने पे हो सकता है जीत जाए, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है कि ये इलेक्शन एक तरफा है, और अगर एक तरफा होता है तो आपका मतलब है कि कोई खेला है, फिर कुछ मशीन वशीन का खेला है। अभिषेक, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि माहौल ये बता रहा है कि इंडिया अलायंस भारी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर बीजेपी और उनका जो इकोसिस्टम है, अगर वो ये कहता है कि हाँ साहब जीत तो हम ही रहे उत्तर प्रदेश, तो डॉक्टर साहब ने इशारा किया है कि भाई ये काम तो फिर सीबीआई का है, सीबीआई पता लगाए कि खेल कहां हो रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए संदेह तो है, क्योंकि संदेह है तभी आप देखें फॉर्म 17C को लेकर के क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 24 तारीख को क्या होगा। व्यवस्था पर संदेह सबको है, क्योंकि आखिर पर्चियों के मिलान में दिक्कत क्या है? सारी पर्चियां नहीं मिला सकते, क्या फॉर्म 17 भी आप नहीं डालेंगे 17C, और क्या उसका मिलान भी काउंटिंग के दिन नहीं होगा? एक तरफ तो ये मामला है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास कहें या इस आत्मविश्वास के पीछे किसी तरह की मैल प्रैक्टिस का कोई अंदेशा है या कोई मुकम्मल तैयारी है। जनता के बीच इस तरह की आशंकाएं बढ़ती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी 17C के मुद्दे पर कहा गया। आप सोचिए, अब कैसे कह रहे हैं कि 350 और 400 सीटें, 370 और 400 सीटें, कैसे कोई कह सकता है 350 और 400 सीटें? कैसे दौर में, जिस पार्टी का तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, केरल, पंजाब जैसे राज्यों में अता पता ना हो, कैसे 400 सीटें आएंगी? आप ये हमारे दर्शकों को ये पता होना सबसे पहले जरूरी है। और जहां भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट करती है, क्या वहां अकेले वो लड़ रही है? मसलन बिहार, मसलन आप महाराष्ट्र की बात कर ले, ठीक इसी तरह से दूसरे कुछ राज्यों की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, कैसे बीजेपी 400 सीट ला रही है? क्या दूसरी पार्टियों को वहां शून्य सीटें मिल रही है? मैं अपने दर्शकों से, आपके माध्यम से दीपक जी, अपने दर्शकों से ही हम जानना चाहते हैं, 3 राज्यों की बात कर ले, ज्यादा कुछ नहीं, 3 राज्यों की बात करें, तेलंगाना और तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों की बात। इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी क्या सिंगल डिजिट से ऊपर जा पाएगी, या खाता भी कहीं ना खुले, ये भी हो सकता है। अब इसके आगे की बात आप करें, महाराष्ट्र देखें, कर्नाटक देखें, इसके साथ साथ आप बंगाल देख लें, इन तीनों को मिलाकर कितनी सीटें भाजपा इस बार लाने की स्थिति में है? ये सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में आंधी चल रही है। और इसके भी आगे देखें, पंजाब और दिल्ली आम आदमी पार्टी है, हरियाणा में उल्टा माहौल है, यहाँ राजस्थान के हालात खराब है, हिमाचल में सत्ता नहीं है, कश्मीर और लद्दाख, चंडीगढ़ हाथ से निकल रहा है इनके, फिर कहां से सीटें ला रहे हैं? क्या आत्मविश्वास, दीपक जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या ये आत्मविश्वास सिर्फ उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही 400 सीटों का दे रहा है? वैसे उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, रविकांत जी बता रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि कहीं से भी किसी सूरत से जिस तरह की फाइट है, जिस तरह का ग्राउंड जीरो पे माहौल है, जो जमीनी सच्चाई है, या जो वोटर की आंखों में आप लोगों को दिख रहा है, आपका कहना है कि आपकी बात ये गले नहीं उतरती कि बीजेपी किस तरह से आज की तारीख में, जब वो चुनाव में पिछड़ रही है, 300 350 की बात कर रही है। और अगर ऐसा है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये उनका विषय नहीं है, इसका जवाब सेफोलॉजिस्ट या चुनावी शास्त्री नहीं दे सकते, या डॉक्टर साहब की तरह पॉलिटिकल एनालिस्ट इसका जवाब नहीं दे सकते, फिर सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि खेल कहाँ हो रहा है। डॉक्टर साहब खैर छोड़िए, अब मशीनों का खेल छोड़िए, मशीन है, जो देखा जाएगा बाद में जो होगा। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि कल तो रायबरेली और अमेठी का हिसाब होने वाला है। ये अमेठी और रायबरेली सुन रहे हैं कि स्मृति ईरानी बड़ी घबराई हुई है, और राजा का जो प्यादा है, राहुल गांधी का जो पीए है किशोरी लाल, वो गजब ढा रहा है वहां पर। अमेठी से रिपोर्ट क्या आ रही है? क्या वाकई इस देश की तीसरी सबसे ताकतवर नेता, मोदी और शाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत, ताकतवर बीजेपी में स्मृति ईरानी, मिसेज ईरानी का हाल क्या है डॉक्टर साहब? वो भी तो नब्ज टटोल के बताइए जनता को। दीपक जी, अमेठी नरेंद्र मोदी जी नहीं गए हैं सभा करने। अब मैं इससे ज्यादा और क्या इशारा करूं, केवल अमित शाह गए हैं। ये क्या कहता है, मोदी जी क्यों नहीं गए? और मोदी जी से अच्छा
चुनाव को समझने वाला कौन है इस देश में? और वहां पर पिछले 5 दिनों में, शुरू में जब केएल शर्मा आए थे तो 3-4 दिन तक स्थिति ये थी कि केएल शर्मा करीब 1.5 लाख से पीछे थे, लेकिन 3 दिन के अंतर पर ही केएल शर्मा ने उसकी भरपाई कर दी और केएल शर्मा पंडित केएल शर्मा हो गए। मतलब ये कि ब्राह्मण लॉबी केएल शर्मा के साथ खड़ी हो गई। अपर कास्ट भी जो बीजेपी का कोर वोटर है, और उसी अमेठी में आप दलितों में चले जाइएगा तो चाहे वो जाटाओ हो या कोरी हो, कोरी बड़ी अच्छी संख्या में, रायबरेली में 1.5 लाख के आसपास जी, वो 80%, मतलब मैं वहां के लोगों की बात बता रहा हूं, 80% वो इस समय कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, दलित मतदाता। अति पिछड़ा में जबरदस्त सेंधमारी हुई है, और वो इसलिए हुई है कि अति पिछड़े के अधिकारों को जिस तरह से कुचला गया है और दलित संविधान की वजह से ये, और राहुल गांधी का जो इस समय जलवा है, वो राहुल गांधी की एक अपनी काम कर रही है। और केएल शर्मा अब पीए केएल शर्मा नहीं रह गए हैं, केएल शर्मा गांधी परिवार के मेंबर हो गए हैं। ये चुनाव वहां पहुंच गया। यही वजह है कि स्मृति ईरानी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जरा बीपी उनका नापना पड़ेगा कितना है इस समय। मोदी जी नहीं आए तो वहां तो गई भैंस पानी में। इस समय मेरा जो अनुमान है, कम से कम 1 लाख वोट से केएल शर्मा आगे। अब रही बात, मैं फिर जोर दे रहा हूं, रही बात इसकी, आज एसवाई कुरैशी का इंटरव्यू है दैनिक भास्कर में। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुबह 7 बजे तक सारे आंकड़े आ जाते हैं, जितनी भी वोटिंग हुई होती है, लेकिन 4-5 दिन के बाद आप अगर आंकड़े दे रहे हैं और 1 करोड़ वोटर बढ़ जा रहा है, ये क्या खेल है? इसलिए मैंने कहा कि सीबीआई का मामला है। यानी आप सही कह रहे हैं कि खेल कुछ और हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छी आपने एक बात रखी अमेठी के बारे में कि जो दलित है, दलित हाथी से उतरकर साइकिल पर बैठ रहा है, यानी बसपा से शिफ्ट होकर वो समाजवादी पार्टी में जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण, जो बीजेपी का वोटर है और भारी तादाद में अमेठी में, वो ब्राह्मण किशोरी लाल की तरफ झुक रहा है, क्योंकि किशोरी लाल का पूरा नाम पंडित किशोरी लाल शर्मा है। तो वहां पर वो पंडित हो गए तो पंडित वहां जा रहा है। राजपूत नाराज हैं, करणी सेना के कुछ नेता भी वहां पहुंचे थे अमेठी में, तो राजपूत भी नाराज है। और आप कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम एक मुश्त जाहिर है। नहीं, कुल मिलाकर अमेठी में मिसेस ईरानी घिर गई हैं। अभिषेक, बिहार मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि बिहार 40 सीटों वाला बिहार, उसके आप एक्सपर्ट, तो मैं मौका नहीं छोड़ूंगा, सवाल जरूर करूंगा आपसे। क्या सही बात है कि बिहार में मोदी जी की दाल पक नहीं रही है इस बार? कोशिश बहुत कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, लेकिन क्या दाल नहीं पक रही? दीपक जी, आप हमें ये बताइए, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, कितने ऐसे राजभवन ऐसे हैं जहां नरेंद्र मोदी अक्सर रात्रि विश्राम करते हैं? ये 10 दिनों में दूसरा मौका है जब कल राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे, और इसका सीधा अर्थ ये निकल रहा है कि राजभवन में रात्रि विश्राम करने की नौबत इसलिए आ रही है, पटना का राजभवन 150 एकड़ का है, कहीं पसंद तो नहीं आ गया। सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि अपने सहयोगी दल नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, 1 जून के बाद क्या करेंगे। और दूसरी बात कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। कल रात्रि विश्राम करेंगे, परसों सुबह मेरे इलाके में जहां से मैं आता हूं, चंपारण, वहां जाएंगे राधा मोहन सिंह पूर्व कृषि मंत्री के लिए सभा करने। 10 साल पहले वो बोले थे कि मैं मोतिहारी की चीनी से बनी चाय पीना पसंद करूंगा, अगली बार आऊंगा तो। बीच में 3-4 बार जा चुके, चीनी मिल कबाड़ में बदल गई, और पूरे बिहार में यही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर अब कोर वोटर नहीं रहे। अगर वो कोर वोटर होते तो दूसरी सभा जो परसों लगी हुई है उस सिवान में, हिना साहब के क्षेत्र में, जहां बीजेपी का कोर वोटर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये सब हिना साहब के साथ जा रहे हैं, वो जेडीयू के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। जेडीयू के वोटर बीजेपी लोजपा का विरोध कर रहे हैं। और जिस 5वें फेज की आप बात कर रहे हैं, उस 5वें फेज के बारे में मैं फिर बता दूं, बिहार में चर्चा आम है कि एनडीए 4 सीट ही और 4 कैंडिडेट ही लड़ रही है, और 5 सीटों पर 6 कैंडिडेट लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस के। इसकी चर्चा आम है, क्योंकि जनता में एक फाइट है, जिसे लोग फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत चुकी थी।
चिराग पासवान तक की हालत खराब है। रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी की हालत खराब कर रखी है। क्या बताएं, अली अशरफ फातमी की सीट पर सांप्रदायिक कार्ड, कम्युनल कार्ड खत्म हो चुका है और अली अशरफ फातमी अगड़े हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी हुकुमदेव नारायण यादव को पिछड़ा बनाने की कोशिश में लगी हुई है, कामयाब नहीं हुई है। जी अभिषेक मुझे संक्षेप में बताइए, एक दो लाइन में बताइए कि बीजेपी 17 सीटों पर अगर लड़ रही है इस वक्त बिहार में, तो 17 में से कितनी सीटें मोदी जी की झोली में जा रही हैं? पिछली बार तो स्वीप कर गए थे। मैं जानना चाह रहा हूं कि 17 में से कितनी सीट आपको बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है? 9 से 12, 8 से 12 भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन चलिए मैंने एक सीट दे दी बोनस में। 9 से 12 कुछ क्लोज कंटेस्ट वाली सीटें हैं, नजदीकी मुकाबलों वाली, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी हाफ हो सकती है वहां। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब आपसे, उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, 80 सीट्स, क्या लग रहा है? फाइनल लाइन, फाइनल आंसर, 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में क्या मोदी जी इस बार 80 में से 62 सीट जीत रहे हैं? या 2014 में जिस तरह से 73 सीटें आई थी मोदी जी की झोली में, क्या 73 का रिकॉर्ड टूट रहा है? 62 है, 62 के नीचे है, 55 है, 50 है? डॉक्टर साहब। नहीं दीपक जी, मैं 4 तारीख तक अपने इस आंकड़े पर हूं कि 30 सीट। ओहो, उस दिन नतीजा क्या आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी आप देख लीजिए, जिन कल 14 सीटों पर चुनाव है, बुंदेलखंड से मैं आता हूं, 4 सीटें हैं, 3 इंडिया अलायंस को बढ़त है, 1 सीट पर केवल लड़ाई है, बांदा वाली सीट पर, जहां सपा बसपा और बीजेपी की मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है। आप लखनऊ की सीट को कल आप छोड़ सकते हैं, राजनाथ सिंह का हालांकि इस बार का मार्जिन कम होगा, लेकिन उनके साथ कोई मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, जहां बुंदेलखंड वाला मैं बता चुका हूं, फतेहपुर थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। इसके अलावा आप फैजाबाद चले, गोंडा पे लड़ाई, वो सॉरी अयोध्या में लड़ाई है, गोंडा सीट निकल रही है। तो हालात आपके ये है कि अगर आप 30 सीटें जीत ले तो मैं समझूंगा कि ये सम्मानजनक स्कोर होगा बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं फिर वही जोड़ रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है कि ईवीएम कहां चेंज हो रही है, मुझे नहीं मालूम है कि लेके क्षेत्र में 45 मिनट के लिए वो जो कटा था सीसीटीवी कैमरा, उसमें क्या हो रहा है। मैं जनता की नब्ज की बात कर रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि 30 सीट से ज्यादा बीजेपी की स्थिति नहीं है उत्तर प्रदेश में। और अगर अलायंस को 55 भी सीटें मिल जाए तो आप आश्चर्य मत करिएगा, बशर्ते, मैं जो वही कह रहा हूं, बशर्ते ये चुनाव में कुछ ईवीएम को लेकर के डाउट ना हो, क्योंकि 90% लोग अगर जमीन पे मोदी की बुराई कर रहे हो तब आप समझ सकते हैं। जी, आपका कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक गंभीर सवाल आपने किया, आपने कहा आपको लग रहा है कि इस वक्त इंडिया अलायंस भारी पड़ रही है मोदी और शाह पर उत्तर प्रदेश में, योगी कहीं ना कहीं साइलेंट है। एक चीज आपने आज बार बार कही कि आपको लगता है भाई अगर मशीनों का खेल हो जाए तो फिर आदमी क्या कर सकता है, अगर ये पूरा चुनाव ही। दीपक जी, आप एक चीज रविकांत जी से पूछ सकते हैं कि कल ब्रजभूषण शरण सिंह ने AK शर्मा को उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री बना दिया है। जी नहीं, वो ठीक है, वो तो अंदर की लड़ाई चल रही है, वो तो एक अंदर की लड़ाई है कि ब्रिजभूषण कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि ब्रिजभूषण अमित शाह के आदमी है। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मोदी जी की हालत पतली, वो अभी भी अपनी बात पर कायम है कि मोदी जी इस बार 30-40 सीट अगर ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। उनका ये कहना है कि अगर ये स्कोर, ये नतीजा पलटता है तो इसका शक मशीनों पर उठा जाएगा। जहां तक अभिषेक की बात है, अभिषेक कह रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा खेल नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं अगर मोदी की संख्या कहीं 250-260 पर फंस गई। आप दोनों लोग आए और हमें देखना होगा कि ये जो पांचवा फेज है इसमें जो 49 सीटें उस पर कल क्या होता है। लेकिन एक चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, 80% तकरीबन 80% चुनाव लॉक हो चुका है। 428 सीटों पर कल चुनाव लॉक हो जाएगा, बाद में सिर्फ 115 सीटें बचेगी। देखना है कि 4 जून को क्या होता है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका, अभिषेक आपका, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी दोस्तों की तरफ से कि आप आए, आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच।
for joining this program.